सबको नमस्कार। हम शिवा कुमार रैम्बो RDX। आज हम हमारा ग्राम खराटी, टोला मौलानगर, प्रखंड डोभी के निवासी हैं, जो आज हम अपने पंचायत के एक नए उम्मीदवार, मुखिया उम्मीदवार श्री संजय कुमार यादव उर्फ सुनील कुमार, ये उप मुखिया खराटी पंचायत के हैं और सह कोषाध्यक्ष डोभी, जो आज इनसे हम आपको परिचित करवाते हैं। तो ये कुछ बताएंगे और आप कुछ अपना परिचय दीजिए। सभी से नमस्कार। सभी दोस्तों को, सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। मैं सुनील कुमार उर्फ संजय यादव, उप मुखिया कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल डोभी। दोस्तों, आप लोगों को मैं पहले ही इत्तला कर चुका था कि मैं 8 अगस्त को हम लाइव आएंगे शाम 4 बजे। तो उस उपलक्ष्य में आज हम आप लोगों से जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरा परिचय तो आप सब जानते हैं, हम जानते हैं, अधिकतर लोग मेरे परिचय से मुहताज नहीं हैं। और मैं आज आप सबों के बीच में अपना एक पीछे का मेरा जो जीवन का सफ़र रहा है वो मैं आप लोगों को बीच साझा करना चाहता हूँ। मैं 1993 तक खराटी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद आदर्श बाल शिक्षा निकेतन डोभी प्राइवेट स्कूल में रेसिडेंशियल आवासीय विद्यालय था, उसमें हम रहकर वहाँ से 95 तक, फिर ज्ञान निकेतन गया में 2 साल रहा, 96-97 तक, और 97 से फिर पुनः जयरामगिरी हाई स्कूल डोभी में मैं अपना शिक्षा ग्रहण किया। और उसके बाद महेश सिंह यादव कॉलेज से इंटरमीडिएट और सुरेंद्र प्रसाद यादव कॉलेज से स्नातक किया। मैं 2000 राजनीति में अपना, ऐसे हमको राजनीति विरासत में मिला, समझिए हमारे पिताजी 2001 में चुनाव लड़े थे मुखिया का। और ऐसे राजनीति का में उत्सुकता हमें 1993 से ही था, जब हमारे पंचायत से उमेश सिंह विधायक आया करते थे, बाराचट्टी का विधायक होते थे वो। उनके देख रेख में हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, तो ललसा मन में तो बचपन से ही थी कि हम राजनीति में जाएं। और आप सबों का प्यार, आप सबों का दुलार आज हमें आप लोगों के बीच में खींचकर, और जो हमारा उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए नमस्कार नवीन दास जी, प्रदीप, सभी आप लोग से नमस्कार फिर पुनः से। उसके बाद हमने 2001 में मैट्रिक परीक्षा पास किया। उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद हमने लगभग 2 साल तक डॉक्टरी सीखा किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास रहकर। फिर उसके बाद 2003 से 6-7 तक हमने प्रैक्टिस किया। हंटरगंज में सलवार भलुआहा गांव है, वहाँ हमने 2 साल किया। 2 साल पांडेपुरा के पास कोयरिया ढोलिया गांव है, वहाँ हमने किया। उसके बाद फिर पुनः हम अपने गांव आ गए। राजनीतिक रुचि रहने के कारण हम ज़्यादा किसी में ध्यान नहीं दे पाए। फिर हम पुनः 2012 से 2020 तक जीविका में हम काम किए। हम काम किए, हमारी पत्नी 10 साल काम की जीविका में। और जीविका का काम हम जब 2016 के पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य का चुनाव लड़े और जीते, उसके बाद हमने उप मुखिया का चुनाव जीता, आप सब आप लोग का प्यार स्नेह से। उसके बाद फिर पुनः हमने जीविका जब 2020 में, हम 19 में जब हम देखे कि हम जीविका में समय नहीं दे पा रहे हैं और इधर राजनीति में भी समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमने जीविका का काम ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर हम राजनीति में चले आए। राजनीति में हम 2016 से हैं। हमने
2015 में हमने विधानसभा चुनाव में काम किया। उसके बाद हम राजनीति में हम आए। 2015 में विनोद यादव जदयू से विधायक थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे, उनके माध्यम से हमने प्रचार प्रसार शुरू किया था और उसी में हम राजनीति में कूदे। और राजनीति में कूदने के बाद आज जो भी मुकाम है आप सबों के बीच में है। आज हम इस राजनीतिक के सफ़र में आज प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के कोषाध्यक्ष भी हैं और ये सब आप सबों का प्यार दुलार का भरोसा है कि हम आज तक यहाँ हैं। और अब वर्तमान में 2021 में पंचायत चुनाव में हम जय श्री कृष्ण इंदर जी बहुत अच्छे हैं। आप सबका प्यार है दुलार है। मुखिया का चुनाव पंचायत चुनाव हो रहा है तो हम भी इसमें अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष। अब हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग हम पर विश्वास करेंगे, हम पर भरोसा करेंगे और अगर आप हम पर विश्वास और भरोसा करते हैं तो हम आप लोग के उम्मीद पर पूर्णतः रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा। अब हम चाहेंगे कि मिस्टर शिवा रैम्बो RDX के द्वारा अगर कुछ सवाल है जो किया जाए हम उसका जवाब दें। तो आप हमें बताइए कि आपने अभी बताया कि राजनीति का आपने शुरू से अब तक का पूरा परिचय दे दिए, तो आप ये बताइए कि राजनीति का आपका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, राजनीति का मेन उद्देश्य ये है कि हमने देख रहा हूँ कि मेरा गांव, मेरा पंचायत झारखंड के सटे बॉर्डर पर पड़ता है और गया जिला का सबसे सुदूरवर्ती इलाका अगर माना जाए तो हमारा पंचायत है। और इस पंचायत खराटी पंचायत का जो हम कहें कि यहाँ का जमीन जो है, यहाँ का जो मिट्टी है वो इतना क्रांतिकारी है कि यहाँ से हमने 12 छठी को विधायक दिया, यहाँ से हमने डोभी को प्रथम प्रमुख दिया और यहाँ का नेतृत्व अगर आज करने वाला कोई नहीं है तो हमें इस बात को ये बात खलता है कि हम उस पंचायत से हैं जहाँ से एक बार विधायक चुन के आ चुके हैं उमेश सिंह। और हमने वो चीज़ देखा, उमेश सिंह को विधायक हमने अपने होशो हवास में देखा है कि वो उमेश सिंह विधायक जो थे वो दरोगा को बोलते थे कि बैठो और जखनी माने उनके सामने माने कोई भी पदाधिकारी का नहीं चलता था। आज जो अफसरशाही लागू है हमारे पूरे बिहार में तो इसके लिए सिर्फ नीतीश कुमार दोषी नहीं है कि अफसरशाही है, इसके लिए हमारे पंचायत प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं अभी वर्तमान में कर रहे हैं वो भी दोषी है। हम अपने पंचायत की बात बतावें तो हमारे पंचायत का वर्तमान जो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो पंचायत स्तरीय कर्मचारी को सर प्रणाम सर और ये कह के उनको इतना भाव दे देते हैं कि वो आदमी खुद सर पर चढ़ जाता है और वो गरीब जनता को प्रताड़ित करता है। हम ये देख रहे हैं, आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ ये सर कहने का मतलब हमको ये है कि ऐसा नहीं कि हमसे उम्र में बड़े हैं, हमसे तकाजा है कि उम्र का उनका ये लिहाज करते हुए हम उनको चचा बोल सकते हैं, हम उनको भैया बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम सर बोले तो ये हमारा तौहीनी है। वो हमारा पब्लिक सर्वेंट है, हम उसको सर बोल के उसको आज सर जो शब्द है, ये नहीं है कि सर शब्द कोई बहुत बड़ा अथी है, लेकिन सर जो शब्द है वो सुनने के बाद चपरासी भी अपने आप को DM साहब से समझने लगते हैं। अब जब हमारे पंचायत के मुखिया जी सर बोलते हैं पंचायत सेवक को तो वो क्या समझेंगे भाई? वो तो मुख्यमंत्री ने समझेंगे, प्रधान सचिव न समझेंगे अपने आप को, वो प्रधान सचिव समझने लगते हैं अपने आप को। हम समझते हैं कि मुखिया का कर्तव्य, हमने देखा डोभी मुखिया हैं जितेंद्र यादव, उनके सामने हम बैठे हुए थे, हम ये सोचे कि कहीं हमारे जगह हुआ है, कहीं सब जगह ऐसा होगा कि हर पंचायत सेवक को लोग सर बोलता है। हालांकि हम जानते थे पहले से कि अनुग्रह यादव ऐसे मुखिया थे कि वो कभी सर नहीं बोले थे, वो माने जी करके बोलते थे कि ये जी काम कीजिए। और हम ये चीज़ देखा जितेंद्र यादव में भी कि उन्होंने बोला कि सुबोध जी काम नहीं अब किया, आप इस काम को कीजिए। तो ये होता है पंचायत सेवक से बात करने का तरीका। जब आप हमारे पंचायत के प्रथम नागरिक होकर अब पंचायत कर्मचारी को अगर इतना वैल्यू देंगे तो हमारे पंचायत की जनता को क्या वो किस नजरिए से देखेगा, ये आप बात को समझिए। आपका मानसिकता क्या है?
हमारे यहाँ एक, हम नाम नहीं लेंगे उनका, एक प्रतिनिधि हैं, उनके पति से, आप ये मत समझिएगा मुखिया जी की बात नहीं है, हाँ चलिए आगे। उनके पति से पंचायत सेवक 10,000 रुपया दंड लेता है। अब समझिए कि हमारा नौकरी 10,000 रुपया दंड ले रहा है, तो वो आदमी क्या प्रतिनिधित्व करने लायक है? तो इतना सीधा आदमी को भी अगर चुनते हैं, हम कहते हैं कि नहीं सीधा आदमी है, तो सीधा आदमी रहने से नहीं होगा, आपको उसको चुनने में उसमें गुणवत्ता देखना होगा। आपके पास सब कैंडिडेट आते हैं, सब उम्मीदवार आते हैं, आप सबों की बात सुनिए, सबों से सवाल कीजिए और उनसे पूछिए कि उनका क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, और वो अपना उद्देश्य बताते हैं। अगर आप उनसे संतुष्ट होते हैं तो हम निश्चित समझते हैं कि अगर उनका उद्देश्य आप सुनते हैं, आप उनका उद्देश्य समझते हैं, तो हम जानते हैं कि उसके उद्देश्य पर अगर आपको विश्वास हो तो आप उनको, हम कहेंगे कि पूर्णतः रूप से, खुला रूप से एकदम माने उनके साथ रहिए, चाहे वो संजय के खिलाफ ही क्यों ना हो, आपको खुला रूप से रहना चाहिए, भरपूर रूप से समर्थन करना चाहिए। अगर आप समर्थन नहीं करेंगे उनको, तो आप अंदर अंदर जो कर रहे हैं कि नहीं हम वोट दे देंगे इनको, आप वोट दे दीजिएगा नहीं। आप अगर वोट देना चाहते हैं तो दिलवाने का भी दावी रखिए, क्योंकि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट खराब ना हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको चुनना होगा वैसे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप तो दूसरा चुनवे ना कीजिएगा। जरूर, ये है मेरा उद्देश्य, यही है कि राजनीति में जो अभी घटियापन आ चुका है हमारे यहाँ, हमारे गांव समाज के लोगों को जो माने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, या फिर कह लें कि जो भी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी द्वारा जो प्रताड़ित किया जाता है, ये चीज़ देखकर हमें खलता है। हम किस हैसियत से उसे ये चीज़ कहें, जब हमारा जो प्रथम नागरिक है, जब वही इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं तो मेरा क्या वैल्यू होगा उनके सामने, आप खुद समझ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि जब तक हमारे हाथ में दारोमदार नहीं मिल सकता है, हमारे हाथ में कमान नहीं मिलेगा, हमारे हाथ में जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, हम समझते हैं कि हम उन लोगों पर नकेल नहीं कर सकते हैं जो हमारे जनता को प्रताड़ित करते हैं। जी, आपने अभी बताया, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप राजनीति में आए हैं तो आप राजनीति से अपने पंचायत वासियों को दिल जीत सकते हैं? जी, हमने ये प्रमाणित करके बताया है। हम राजनीति में जहां भी हमने प्रमाणित किया है कि हमने पंचायत वासियों का दिल जीतने का भरसक प्रयास किया है। अगर कुछ लोग नाराज हैं तो हम चाहेंगे, उनसे माफ़ी चाहेंगे। अगर हम उनके पास नहीं पहुंच पाए, उनसे अगर संपर्क नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। आपका भाई है, छोटा या बड़ा जो भी है, हम माफ़ी चाहते हैं। अगर हमसे कभी तकलीफ हुई हो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन हम ये तो प्रयास करते हैं कि हम अधिकतर जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग के संपर्क में जाएं, हम उनका विश्वास जीतने का काम करें। ठीक है, तो आप कुछ अपने पंचायत वासियों को बताएं कि ग्राम पंचायत के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत वासियों को हम सबसे पहले ये कहेंगे कि देखिए, हम इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहेंगे, समझें कि सबसे पहले हम एक कविता के माध्यम से लोगों को रूबरू करवा दें। हो गई है पीर पराई, पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, सर थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। ये लाश चलनी चाहिए का मतलब ये है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लाश चले तो हाथ हिलाकर, लेकिन जिसमें वो जज्बा नहीं है, जिनमें लड़ने का ताकत नहीं है, वो भी हाथ हिलाकर चले। वो हमारा कहना है कि हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए। ये हम कविता के माध्यम से लोगों में ये जरूर उत्साह, और इस कविता को माने चरितार्थ हम करना चाहेंगे कि लोग समझें इस बात को। हम आप लोग को एक
ये चीज़ मैंने बता रहे हैं, आप देखिए अगर आपके पास कोई भी मुखिया हो, कोई भी उम्मीदवार जो आ रहे हैं, उनका सबका मोटो होता है, कोई उद्देश्य होता है। जैसे मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, हालांकि चुनाव नज़दीक आने के बाद मैनिफेस्टो जारी होगा, वो हम भी करेंगे आप लोगों के समक्ष, और हम प्रयास करेंगे कि हम अपना जो मैनिफेस्टो जारी करें, जो घोषणा पत्र जारी करें, उस पर हम वादा पूरा करने का काम करें और पूरा करने लायक हो, और आप उस पर विश्वास करें। अगर आप हम पर विश्वास, उस मोटो पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप हमें वोट नहीं करेंगे। जी चलिए, आपकी बात हम दुआ करते हैं कि आपके पंचायत वासी के दिलों में बस जाए। और आपसे हम एक और सवाल करते हैं, और वो सवाल है कि मुखिया की, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम मुखिया उम्मीदवार के लिए उचित है? कोई और क्यों नहीं? जैसे बहुत है, जिला परिषद है, ये पंचायत समिति है, ऐसे ऐसे बहुत सारे पद हैं, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम मुखिया के लिए उचित हैं? क्या आप बता सकते हैं थोड़ा? जी, सबसे पहले तो ये है कि हम वर्तमान में वार्ड सदस्य उप मुखिया हैं, तो जिस पद पे हम हैं उससे हम आगे अगर बढ़ना नहीं चाहेंगे तो हम अपने वार्ड में जो हमारे नए वर्ग के लोग, युवा जो हैं, जो नए जो लोग हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। हर कोई के मन में इच्छा होता है, बहुत से लोग की इच्छा होता है कि हम भी चुनाव लड़ें, और अगर हम किसी जगह पर अगर टिक जाते हैं तो पीछे वाला लोग को जगह तो नहीं मिल पाएगा ना। तो हमारा कदम तो आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारे पीछे लोग आगे बढ़ेंगे। अगर हम जगह टेक के खड़ा रहेंगे, हम मुखिया बन जाए, हम वार्ड सदस्य बन गए और हम 10 साल 15 साल तक बने हुए रहे और हम कुछ करें नहीं, ये तो फिर ये स्थिति ये आता है कि उस माने वार्ड सदस्य जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका 5 साल बर्बाद हो जाता है। तो वो अपना युवा का जो शक्ति होता है वो खो चुके होते हैं। मैं उस समय युवा था, आज भी युवा हूँ, लेकिन हमने राजनीति में जब कदम रखा था तो मेरा सही समय था। हम जानते हैं कि अभी हमारे पंचायत में, हम आपको बताएंगे, बहुत से लोग हमसे छोटे हैं। हम आपको बता दें तो वर्तमान जो अभी मुखिया पति हैं वो हमारे समकक्ष ही हैं। थोड़ा हम समझते हैं कि हमसे छोटा या 1-2 साल का बड़ा होंगे, ऐसे हम उनका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताएंगे, अभी हम नहीं जानकारी है, लेकिन हमारा 1984 का जन्म है, यानी हमारा उम्र 37 साल हो चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि हम अपने वार्ड के लोगों को जगह दें कि वो भी वार्ड सदस्य में आए, वो वार्ड पंच में आए। तो हमको इसके लिए पंचायत स्तरीय जाना होगा, वार्ड स्तर से पंचायत स्तरीय। मेरा कदम ये कहता है, मेरा ये फर्ज कहता है, मेरा ये धर्म कहता है कि हम आगे बढ़े। हम अब जब आते हैं पंचायत में, तो पंचायत में सरपंच, मुखिया और पंचायत समिति 3 पद ऐसे हैं जो पंचायत स्तरीय है। पंचायत समिति हमारे यहाँ रिजर्व है अति पिछड़ा के लिए। अच्छा। हम वो लड़ नहीं सकते हैं। नहीं। सरपंच जनरल है, लेकिन सरपंच का उम्र हम समझते हैं, हमारा ये अपना दिमाग कहता है कि कम से कम 45 प्लस व्यक्ति, जिसमें हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये एबिलिटी नहीं है कि हम सरपंच नहीं बन सकते हैं, लेकिन सरपंच के लिए वो क्षमता होना चाहिए कि वो लोगों के बीच में अगर उम्र दराज रहता है तो कुछ लोग अगर लड़ाई झगड़ा के माध्यम से अगर वो माने जाते हैं तो बात कहें तो उनकी बात को वैल्यू दे। वो उम्र के माने हिसाब से सरपंच का ये होता है, पगड़ी की बात होता है, वो कभी ऐसा ना काम कर दे जिससे हमारे पंचायत की गरिमा को नीचे चला जाए। जी। उनके माने वो न्याय के अथी माने पक्षधर होते हैं, उन पर हमारे पूरे पंचायत का न्याय टिका हुआ रहता है, आसरा टिका हुआ रहता है, इंसाफ मिलने की उम्मीद रहता है। रही बात मुखिया की, तो हम आपको बता दें कि पिछले चुनाव में हमने अनीता देवी यानी पिंटू यादव के साथ हमने काम किया था, और जिधर हम रहे हैं आपको हम बता दें, आज तक हमारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, हम जितना भी चुनाव लड़े आज तक, या जितना भी चुनाव में हम राजनीति में भाग लिए हैं, हम जिनके तरफ रहे हैं वो अधिकतर चुनाव जीते हैं, और जो नहीं जीते हैं वो बहुत कम रहे और या बहुत कम वोट से हारे।
जैसे हम पिंटू यादव के साथ रहे पिछले बार, तो वो हार गए। हम सबसे पहले इस मुखिया उम्मीदवारी के लिए हम पिछले चुनाव का रिकॉर्ड आपको हम बताते हैं। पिछले चुनाव में जीतने वाले जो उम्मीदवार थे, बबीता कुमारी पिंटू पासवान की पत्नी हैं, 1432 वोट लाई थी। अनीता देवी पिंटू यादव की पत्नी हैं, वो 1101 वोट लेकर आई थी। तीसरा पोजीशन में हमारे थे शिववचनी देवी, अनुग्रह यादव की भाभी और स्वर्गीय बलराम यादव की पत्नी, उनका 747 वोट था। चौथा पोजीशन पर थे उषा देवी, पति सुनील यादव, उनको 533 वोट आया था। और बाकी एक पांचवा पोजीशन पर थे नरेश मांझी, उनको 315 वोट आया था। बाकी 10-20 वोट 2-3 गो डमी कैंडिडेट थे, उन लोग को आया था। तो हम समझते हैं कि अगर वर्तमान मुखिया का अगर आप लोग अच्छा मानते हैं, अगर उनके कार्यों से खुश हैं, उनके व्यवहार से खुश हैं, तब आप हमें वोट क्यों कीजिएगा। और अगर नहीं खुश हैं, अगर पिंटू पासवान या बबीता देवी गलत हैं, तो जितना दोषी बबीता कुमारी हैं, बबीता देवी हैं, पिंटू पासवान हैं, उससे ज़्यादा दोषी पिंटू यादव हैं, उषा देवी हैं, या जो भी पिछले चुनाव भी लड़े, जो इस बार भी लड़ रहे हैं, वो दोषी हैं। क्योंकि इनको जनता ने विपक्ष के लिए चुना था, इनको वोट किया था। 533 वोट और 1100 वोट आप लोग को मिला था। तो आप इतना को नेतृत्व करने का आपको ये उस समय अधिकार दिए कि आप मेरा नेतृत्व कीजिएगा। उनका मुखिया 1100 का मुखिया अगर कोई रहा, यानी हमारा मुखिया कोई रहा, तो पिंटू यादव रहा। अब आपने हमारी आवाज़ को नहीं उठाया, जो मुखिया द्वारा गलत काम किया जा रहा है वो आपने नहीं उठाया। तो जब आप नहीं उठाई ये सवाल, तो आप दोषी हैं। और आप ये मत जनता को ये मत दिखाइए कि हमने इतना वोट प्राप्त किया, जिसके उम्मीद पर आप खरा नहीं उतर पाए। अगर आज हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और उनके विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव हैं, अगर ये तेजस्वी यादव अगर सरकार को घेरना बंद कर दे तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। वो जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। और जनता अगर प्रताड़ित होती है तो उसमें हम भी आते हैं, हम कोई दूसरे जगह से नहीं हैं। और लोग ये चीज को अगर आज दिखाते हैं कि हमने इतना वोट लेकर आया, तो आपने 5 साल में एक आवाज बता दीजिए कि हमने मुखिया का इस गलत काम के खिलाफ हमने आवाज उठाया। और हम उठाए, हम सत्ता में रहते भर में हमने आवाज उठाया। जो इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लिया जा रहा था, उसमें हम आवाज उठाए। जो हमारे यहाँ कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो रहा था, हालांकि आज भी कार्यकारिणी का बैठक नहीं होता है, तो इसका वजह यह है कि हमारे जो वार्ड सदस्य लोग हैं उनका कमी है। हमारे वार्ड सदस्य, पहले हम 2 साल हमको वार्ड सदस्य को एक करने में लगा। उप मुखिया का पावर तब है जब उनके साथ बहुमत उनके साथ हमेशा रहे। हमने 8-10 वार्ड सदस्य को इकट्ठा, 13 वार्ड सदस्य को इकट्ठा किया। और जब हमने आवेदन किया, इंदिरा आवास में पैसा लिया जा रहा था, उसमें हमारे यहाँ कार्यकारिणी का बैठक नहीं हो रहा था, उसमें हमारे यहाँ कोई कमेटी नहीं गठन किया गया। उसके लिए हमने, जब उस समय वीडियो आए हुए थे, डिप्टेशन में रुचि पांडे IAS अफसर थे, यहाँ ट्रेनिंग के रूप में आए थे। उसमें जयराम चौरसिया भी वीडियो यहाँ के थे, लेकिन वो उनको कार्यभार दिया गया था 1-2 महीना का। हमने वो आवेदन दिया, सब 13 वार्ड सदस्य को एक करके। जब आवेदन दिया तो BDO साहब जो थे रुचि पांडे, उन्होंने दबाव बनाया पंचायत सेवक पर, मुखिया पर, कि आप लोग क्यों नहीं करवाए। तो मुखिया जी को तैना नींद खुला, उस सब रजिस्टर लेके सब वार्ड सदस्य घर घर घूमे, तो 3-4 को छोड़कर बाकी सभी वार्ड सदस्य साइन कर दिए। और जब साइन कर दिए तो हमारा कोई पावर ही नहीं रहा। BDO साहब कहें कि इसे बोल, आपने तो आवेदन दिया कि कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कार्यकारिणी का बैठक हुआ है। तो रजिस्टर आपका प्रमाण जब प्रस्तुत हो गया तो हम उसके खिलाफ तो लड़ नहीं सकते हैं। उस समय भी हमने पिंटू यादव को कहा था कि इतना गलत हो रहा है, तुम मेरे साथ आवाज उठाओ, तुमको आवाज उठाना चाहिए। लेकिन वो
साथ नहीं दिया। एक बार पिछले साल कोरोना काल के दरमियान आप लोग देखिएगा कि एक हमारे पवन दुखरन जी हमारे साथी हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता भी हैं गया जिला के। उन्होंने, हमें गर्व होता है पवन बाबू पर कि हमारे पंचायत के एक वैसे हीरा हैं, वैसे रत्न हैं जो आज जिला स्तरीय मुकाम हासिल किया है और उन्होंने एक खराटी को नया आयाम दिया है, जो आवाज़ अपनी पूरी तरह बुलंदता से अपनी आवाज़ को उचित रखते हैं और उसके लिए हम समझते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं पवन बाबू को जो बराबर आवाज़ उठाया। उन्होंने कोरोना काल के समय में वर्तमान मुखिया पति के खिलाफ एक पोस्ट डाला था। पोस्ट ये डाले थे, किससे बोला, हमारा इस कोरोना काल में हमारे पंचायत के मुखिया पति लापता हैं, अगर किन्हीं को जानकारी हो तो आप उनको हमें सूचित करें। ये बात हम भी सुने थे थोड़ा। इसके लिए हुआ इसके लिए शिवा बाबू बात ये हुई कि उस समय उन पर 7 जगह आवेदन दिया गया। थाना में दिया गया, आपको एससी थाना में दिया गया, डीएसपी के पास दिया गया, सबके पास लगभग 7 जगह हमको बताए थे पवन बाबू की 7 जगह से हमारे पास नोटिस आया कि आप आके हाजिर होकर जवाब दीजिए। हम समझते हैं कि उस समय उतना परिपक्व भी पवन बाबू नहीं थे जो आज उनमें परिपक्वता है, वो 2 साल पहले परिपक्वता उतना नहीं था। तो हमने कहा कि पवन बाबू उस समय हमारे ऊपर भी एक, छिपाने की बात नहीं, हम पर भी एक केस हो गया था किसी लड़ाई झगड़ा के मामले में, तो हम भी थाना नहीं जा सकते थे कि उनके बचाव में हम वहाँ पर जवाब दे सके। हमने पिंटू यादव को बोला कि तुम इस मुद्दा को भुनाओ, अगर इस मुद्दा को अगर भुना लिया तो जनता तुम्हारे साथ रहेगी। तुमको ये समझना होगा कि हम लड़ रहे हैं तो हम अपने जनता के लिए लड़ रहे हैं और मजबूती से एक सिपाही तुम्हारे साथ होगा। जो आज हम समझते हैं कि पवन बाबू आज हमारे पंचायत में एक बढ़िया वर्चस्व रखते हैं, उनके पास लगभग हमारे पंचायत से 100 से ज़्यादा लड़के पढ़ने जाते हैं, उनके गार्जियन वो लड़के उनके साथ होते, अगर पवन बाबू कहते तो उनके माध्यम से उनके गार्जियन उनके साथ होते, लेकिन ये व्यक्ति वहाँ नहीं जा सका और पवन बाबू उस समय अकेला हो गए। तो हमने पवन बाबू को भरोसा दिया कि आप जाइए और बोलिए कि हाँ हमने ये पोस्ट डाला है। क्यों नहीं डालेंगे, वो हमारे पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, हमारे पंचायत के मुखिया हैं और हमारे कोरोना काल में कौन गरीब किस स्थिति में है हमने देखा है। वो विहंगम स्थिति, वो भयावह स्थिति, वो दर्दनाक स्थिति हमारे पंचायत की, जब हमारे पंचायत के लोगों के बीच में खाने के लिए लोग लालायित थे, घर से निकलना बंद हो गया था। इन साल वैसा लॉकडाउन नहीं था जो पिछले साल लॉकडाउन था। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको घर में घुसने नहीं दिया जा रहा, उनको गांव के बाहर लोग खदेड़ रहा। उस स्थिति में आपने जनता की एक नहीं सुनी। आप दूरी रह के बात कर सकते थे, आप उनसे फेसबुक के माध्यम से बात कर सकते थे, उनसे फ़ोन से बात कर सकते थे, वहाँ आप गांव के लोग से संपर्क कर सकते थे कि बताइए संजय जी वहाँ का क्या स्थिति है, लोग को कोई प्रकार की दिक्कत है तो बताइए। आपने सीधा सीधी 5 साल लूटने में समय गवाया, आपने अपना धंधा चमकाने में समय गवाया और उसके खिलाफ आप लोग दोनों जो पिछले बार चुनाव लड़े आपने एक भी आवाज़ नहीं उठाया। ये आपका गलती है और हम ये कहेंगे कि अगर हम अपने साथियों से अनुरोध करेंगे कि आप इस चीज़ को प्रसारित कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप लोग अभी हम आप लोग से पहले कहेंगे कि आप लोग शेयर कीजिए, आप लोग देखिए, लोग को बताइए कि क्या बात है। 5 साल हमने गवाया है और फिर हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप कोई गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसका मतलब है कि आपने मौन सहमति दे रही है और ये कहने के लिए आप चाह रहे हैं जनता से कि हम भी ये काम करेंगे, अगर हम भी बनेंगे तो हम भी इसी तरह काम करेंगे। ये आप कहना चाह रहे हैं जनता से। आप देख लीजिए कि ये सबसे बड़ी बात है कि जनता को भी समझना होगा। जनता को, जो शिक्षित हैं, जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए साथी हैं, जो हमारे भाई लोग अगर समझते हैं दुनियादारी, उन सभी सज्जन से, सभी साथियों से, सभी भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जनता को जागरूक कीजिए। आज जवाब मिलता है, हमारे मौला नगर के कुछ लोगों को जवाब मिला है, 2 महिला गई थी, नाम नहीं लेंगे काहे कि उन पर भी दबाव आ जाएगा कि आपने क्यों कहा कि हमारे मुखिया जी कम्मा कर देना, तो पैसा लगे ना वोट दिला।
अब सोचिए, आप पैसा लेकर के वोट देते हैं, आप इस समय कहते हैं कि हम 30 लाख 40 लाख रुपया रखे हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या खराटी का जनता बिकाऊ है जो आपको बिक जाएगा, आप उसको शोषण कीजिएगा? ये उम्मीद मत रखिए। यही खराटी है जिसने 12 चट्टी को भी विधायक दिया है और धोबी को प्रथम प्रमुख भी, और ये दम है खराटी में, और ये दिखा देगा इस जनता, ये चुनाव में जनता दिखा देगी। जो लोग खुलकर बोलना नहीं चाहते हैं, जो आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, हम समझते हैं वो लोग इस चीज को दिखाएंगे, इस बार वैसे प्रतिनिधि को दिखाएंगे और उन लोग को औकात दिखाएंगे कि आपका यही औकात है, आप वहीं रहिए। हम आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा, तब भी हम आपके साथ हैं। जहां तक आशीर्वाद मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, आप लोग को चुनाव जीते तब भी, नहीं जीते तब भी, हम आपकी लड़ाई लड़ने का पूर्ण रूप से भरोसा देते हैं। अब 5 साल आपको हमको जो भी वोट करेगा, अगर एक आदमी भी वोट करेगा, हम उस एक आदमी का लड़ाई लड़ने का काम करेंगे 5 साल तक। हमको ये नहीं है कि हमको चुनाव जीतने के बाद लड़ेंगे, एक आदमी के चलते हम पूरे पंचायत के लिए लड़ेंगे। वोट हमको एक ही मिलेगा, लेकिन हम पूरे पंचायत के लिए लड़ाई लड़ेंगे। जो भी उसको कमी होगा, उस आवाज को, उस मुद्दा को उठाएंगे। अगर हम बन गए आप लोग के आशीर्वाद सहयोग से, तो जो भी मेरा मैनिफेस्टो रहेगा, जो भी मेरा घोषणा पत्र रहेगा, उसको हम भली भांति पूरा करने का काम करेंगे। जी, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि पिछले चुनाव में जो भी मुखिया प्रत्याशी थे वो हार जाने के बाद अभी जो हमारे पद पे वर्तमान में मुखिया हैं, वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। तो आपने बताया कि जी पवन बाबू नमस्कार। तो आपने आवाज उठाया, क्या उसका कोई प्रमाण है जो आप बता सकते हैं अपने पंचायत वासियों को? जी हाँ, हमारे पास ये प्रमाण है कि हमने आवास के लिए जो आवाज उठाया था, हमने आवेदन दिया था, वो मेरे पास आवेदन है। इसमें रुचि पांडे वीडियो का हस्ताक्षर किया हुआ है, रिसीविंग का कॉपी है मेरे पास। मेरे पास रुचि पांडे वीडियो के द्वारा नियुक्त किया गया था जांच पदाधिकारी, कृषि प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे विजय रजक, उनका जांच कर रहे हैं। उनका मेरे पास वीडियो है कि उन्होंने जो आवास में जो धांधली हुई उसके लिए उन्होंने जांच किया था, उसका वीडियो है। मैं 3 लोगों का ये हमें प्रमाण मिला था जो कहने के लिए तैयार हुए थे। कहने के लिए तो सब कोई तैयार थे कि हाँ हमसे पैसा लिया है मुखिया, लेकिन कोई सामने कहने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन 3 लोग तैयार हुए थे, मौला नगर गांव से ही तैयार हुए थे, और तीनों का मेरे पास एफिडेविट, बजाबते एफिडेविट मेरे पास किया हुआ है। वो एफिडेविट का कॉपी हम सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोग को बताएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ था। आप लोग जानिएगा कि कितना कौन हमसे लिया, और जो आवाज़ नहीं उठाया, हाँ पवन बाबू आपके खिलाफ जो FIR करवाया गया था उसका मैंने मुद्दा उठाया और लोगों को बताया भी आपके बारे में। लेकिन मेन बात है पवन भैया कि ऐसा होता क्यों है? आखिर वो तो मेरे पंचायत के मुखिया हैं ना। अगर हमें परेशानी हो रही है तो क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते हैं लोगों के साथ? अब पवन बाबू को ये जवाब दे देंगे अपने कमेंट के माध्यम से, और वो बराबर आवाज उठाने वाले माने बहादुर व्यक्ति हैं हमारे पंचायत के। हमारे पंचायत का वो एक रत्न है, हम मानते हैं उनको रत्न। हमारे पंचायत के, हम कह रहे हैं ना, हमारे पंचायत की मिट्टी में वो गुण है। ऐसा माने नेता पैदा किया हमारा पंचायत ने, भले कहीं से हो, लेकिन हमारा पंचायत ने ऐसा गुण सिखाया है जो हमारे, हालांकि ये सोशल मीडिया के लाइव के माध्यम से ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसा बात है, हालांकि हमें गर्व होता है उस काम पर, लेकिन हम कहना उचित नहीं समझते हैं कि अगर कहेंगे तो लोगों को, कुछ लोग को ठेस भी पहुंचेगा। हमने कल आपको हम बता दें कि आप लोग को कि हम बराबर हम इस फेसबुक आईडी के माध्यम से भी हम जब अपने पार्टी से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय जनता दल से, तो हम उसका भी पोस्ट करते हैं। अगर हमारे पंचायत के किन्हीं सज्जन को अगर हमारे पार्टी में विश्वास नहीं है तो हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे पार्टी में विश्वास कीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप हमसे खफा नहीं रहिए। हम आपका भाई हैं, हम आपका दोस्त हैं, हम आपका बेटा हैं, हम आपका भतीजा हैं, आपके समक्ष हम हमेशा रहने वाले हैं, आपके लिए लड़ने वाले हैं। और हम नेता नहीं बनना चाहते हैं, हम आपका सहयोगी, हम आपका साथी बनना चाहते हैं, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत के लोग जागरूक इतना हो कि हमारे
हम किसी भी मुखिया से वो कॉलर पकड़कर और वो अपना हक और अधिकार का मांग कर सके, ये हमारे लोग हमारे पंचायत के जनता में हो। जरूर ऐसा होना भी चाहिए। और इसका मूल और मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो रास्ता है वो शिक्षा है। और ये हम शिक्षा पर हम एक शब्द कहना चाहेंगे। हम ये जो बता रहे हैं, हमारा पहला प्राथमिकता अगर है तो शिक्षा, पंचायत में शिक्षा सुधार हमारा पहला प्राथमिकता है। आप सभी तमाम लोगों से कहेंगे कि आप लोग शेयर भी कीजिए इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए भी। शिक्षा में हमारे पंचायत में जो भी शिक्षकगण हैं, ऐसे नहीं है कि वो मैट्रिक फेल हैं, पढ़े लिखे हैं, इंटर मैट्रिक उन्हें बीएड करवाया गया सरकार के द्वारा। और वो अगर 10 साल से अगर सेवा दे रहे हैं स्कूल में, 15 साल से सेवा दे रहे हैं स्कूल में, तो जो प्रैक्टिकल रूप से हम पढ़ाते हैं तो हमें भी ज्ञान आता है। हम भी पढ़ाए हैं, हमने पढ़ाने का भी काम किया। और हम आपको बता दें कि आज हम पढ़ाए, कुछ ही दिन पढ़ाए, जब मैट्रिक का परीक्षा देने के लिए थे। आपको ये कृष्णा यादव खराटी, जो आज कृष्णा KMC के नाम से अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं, राजेश जो है वास्तव राजेश इंस्टीट्यूट चलाता है वो भी, और ये अजय जो मैंने अभी गया में इंस्टीट्यूट चला रहा है, अजय मैथमेटिक्स या क्या वो चलाता है, हमको जानकारी पूरा नहीं, लेकिन वो कोचिंग चला रहा है गया में और बढ़िया कोचिंग चला रहा है। इन तीनों पर भी हमें गर्व होता है कि हमसे शिक्षा ग्रहण किया। एक दिन का ही ग्रहण क्यों ना करें, हम एक दिन का ही उनका गुरु क्यों ना हो, लेकिन हमने उनको मैट्रिक में, कृष्णा जो आज मैथमेटिक्स का आज बहुत बड़ा खिलाड़ी है हमारे पंचायत में, वो व्यक्ति बाहर चला गया था जयपुर कमाने, और जयपुर से आने के बाद उसको में पढ़ाई का ये इच्छा जागा, जुनून सवार हुआ। वो उस समय पढ़ा, जब मैट्रिक का परीक्षा देना था तो लगभग हम 3-4 महीना उन लोगों को मैथ का मैंने क्लास दिए थे, कि उन लोग को मैथ का कोचिंग किए थे, ट्यूशन दिए थे। और तीनों ने एक अच्छा, और हमारा ये चीज़ भी है कि हम लोग को अगर पढ़ाते हैं तो उसमें मोटिवेशन भी करते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो डरिए नहीं बुझाता है, कोई बात नहीं है, आप लिखिए, बिंदास लिखिए। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार ही उतार दीजिएगा ना तो आपको नंबर मिलेगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। लेकिन ढंग से क्वेश्चन उतारिए। अब क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन उतार दीजिएगा तो नहीं ना, क्वेश्चन को जवाब में आप दीजिए ना उस ढंग से, कि ताकि मास्टर को भी लगे, जांच करने वाले पदाधिकारी को, शिक्षक को भी लगे कि नहीं ये लिखना चाह रहा था लेकिन इसको नहीं समझ में आया, तो वो 1 नंबर तो जरूर देगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं वैसा तो होता है ना, हम 1 नंबर से फेल करते हैं, बहुत बार हुआ। तो ये है। और शिक्षा का हम ये बात बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ आज सबसे ज़्यादा अगर कोई तबका तबाह है, जो मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार, हमारा बच्चा या हम जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हैं उनका बच्चा प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उन प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब जो शोषित है, दलित है, वंचित है, उनका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है, और वहाँ का अगर उन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं रहता है तो उन लोग मनमानी ढंग से पढ़ाते हैं और अथी करते हैं। तो अगर मेरा बच्चा, अगर हम जानते हैं आवाज़ उठाना, अगर हम उठाएंगे ही नहीं, हमारा बच्चा पढ़ने नहीं जाता, हम क्यों आवाज़ उठाएं सरकारी विद्यालय में? सरकारी विद्यालय में आवाज़ उठाने के लिए तो जिनका बच्चा पढ़ता है वही उठाएगा। और मास्टर जवाब देता है कि आपका बच्चा पढ़ रहा है यहाँ, जो आप हमको कह रहे हैं कि नहीं काम हो रहा, और जिसका बच्चा पढ़ता है वो कहता ही नहीं, वो मानसिक रूप से कमज़ोर है, मानसिक रूप से मतलब समझिए कि गुलाम है। आज भी हमारा देश, हमारा पंचायत मानसिक रूप का गुलामी झेल रहा, आज उस दंश को झेल रहा। आज हमें जरूरत है पुनः से जयप्रकाश नारायण की, और ये हम में से ही बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा, हमको बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठाइएगा, हमने पहले ये बात बता के गई है, ये पहले हम कविता के माध्यम से बोला था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अगर ये आग नहीं जलेगा, या आपके अंदर में नहीं जलेगा, या मेरे अंदर में नहीं जलेगा, तो ये क्रांति आएगा कैसे? नहीं, हम बिकेंगे नहीं।
और हम लोगों को बिकने नहीं देंगे। गरीब तबका का लोग है, जो गरीब है, उसे सीधा सीधी एक ही चीज़ समझ में आता है कि हमको तो पंचायत में लोग पैसा देंगे और हम उस पैसे के माध्यम से एक बार तो मुखिया को आज भी तो दे से देता है, बाद में फिर देते तो मुखिया ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं तो वो पैसा लेने के लिए तैयार हो जाता है। और उसमें भी क्या होता है कि पैसा लेवल ही तैयार हुआ ना, तो हम कहते हैं कि पैसा लेवल तैयार है, तो मुखिया जी से हम कहेंगे मुखिया जी देखा ये सबके पैसा देवे ला है। तब मुखिया कितना दे दिए, तो दे दे ना 20,000, हाथी 5-7 गो और सब बढ़िया बढ़िया 10-10 वोट लेता थे। तो 20,000 दिलती ना, तो 2,000 रुपया इनकाम थमा दिलिए, तो ये अपन वोट दैए देगा। और 1-2 वोट निकाल जीती तो कहबे करबे कि मुखिया जी का कहियो से बोल, अरे पैसवा तो दे लियो लेकिन सब साला बदल गए तो कोची कही, कोई देखने जाता है। आज हमको जवाब मिला, ये इन बोरवा के लोग को जवाब मिला। हमारे यहाँ मंझौसवा की एक महिला है, देखिए उनका नाम हम भुला रहे हैं, विधवा महिला है। चलिए कुछ भी है, आगे अपना। वो गई थी हमारे मुखिया के पास, एक पेड़ बेची थी, विधवा महिला है। जब वो पेड़ बेची थी तो गई थी चालान बनवाने के लिए मुखिया के पास, तो डायरेक्ट चल गई मटन मोड़, जहाँ पिंटू पासवान की पत्नी रहती है। वहाँ गई तो बोली कि दीदी से देखा नहीं, 10 दफे वो चाल दी, अंदर से वो देख रही है लेकिन बाहर से चाल दे रही। ए दीदी सुना नहीं, यहाँ ये सुना नहीं, 10 बार चाल दी तो नहीं सुनी। तब ये बोल रही है जबरदस्ती कि सुने तो भी आओ, आबेत ना। तब आई, बोली कि का बात है, तो बोल देखा नहीं वो कागज है, इसे चालान बनवाले, पेड़ बेचलिए, इसे पेड़वा वाला कहते कि मुखिया से लिखा के दो कि हमने पेड़ बेचा है, हाँ ये इनका पेड़ था, इनने बेचा है। से बोल पुलिस प्रशासन ने सब धर लेगा, मैंने चालान जारी करने के लिए बोल रही थी। तो बोल हम नहीं जानियो, तो कहाँ घर हो कि नहीं हो, तो वो आधार कार्ड ले गई थी। बोली कि देखा ये हमारा आधार कार्ड हो, हमारे घर ही यहाँ हो। तो बोल हम नहीं जानियो, हम साइन नहीं करूँ। आप कैसे कहते हैं जी कि हम MA और PhD और BA सब किए हुए हैं? आप किए हुए क्या हैं? आप क्या पढ़े लिखे हैं? ये चलते हम एक बात कहते हैं कि हर पढ़ा लिखा आदमी समझदार नहीं होता और हर अनपढ़ गवार नहीं होता। ये चलते हम आप लोग से कहेंगे कि आप लोग को जगने की जरूरत है, आपको भी जगना होगा, लोगों को जगाना भी होगा। अगर आप लोग जगाइएगा तो नतीजा, पंचायत का विकास, ये सब आप लोग के हाथ में है। हम नहीं बनेंगे तो आप मुखिया नहीं बन जाइएगा, कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा ना। लेकिन ये देखिए कि क्या आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि जो वर्तमान मुखिया है उनसे हट के कुछ आएगा काम? अगर नहीं आएगा तो ये दिक्कत अगर आएगी तो ये आपके कारण आएगा। तो ये चलते हम आपको कहेंगे कि आप सभी को हर आवाज़ को बुलंद करना होगा, हमारे लिए, अपने पंचायत के लिए। आप लोग से पुनः आग्रह करता हूँ, और हम समझते हैं कि बहुत देर हो चुका, लाइव आए हुए हमको लगभग 45-46 मिनट हो चुका है। तो हम जानते हैं इतना लंबा कोई वीडियो देखता नहीं है, और हम बार बार आएंगे आप लोगों से मिलने के लिए। अब देखिए अक्टूबर में उम्मीद है चुनाव होने का, घोषणा अभी तो हुआ नहीं, अगर हो जाता तो हम आप लोग से और हम आप सभी लोग से ये भी बताएंगे कि बीच में कोरोना काल के चक्कर में है, हम आप लोग से नहीं मिल पाए, फिर इधर धान रोपनी वगैरह में फंसे रहे। तो अगर हम किन्हीं के पास मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी भाइयों से, आप सभी बड़े बुजुर्ग, दोस्त यार, गार्जियन, अभिभावक, आप सभी से क्षमा चाहते हैं कि हमने आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन हाँ, लगन में लगभग लोग से जहाँ जहाँ हमको निमंत्रण मिला हमने प्रयास किया कि हम जाएं। और आप लोग से हम बता देते हैं कि उस कोरोना के समय में हम भी कुछ दिन बीमार रहे थे, इस चलते कुछ दिन हम होम क्वारंटाइन भी रहे, तो इस वजह से भी हम लोगों से ज़्यादा लोग से संपर्क नहीं कर पाए। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग से बराबर संपर्क करेंगे। और इन्हीं सब चंद बंद शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि कुछ अगर और शब्द सवाल अगर आपके हो शिवा बाबू तो आप रख सकते हैं, या आप लोग से हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग के पास कोई सवाल है तो एक आध सवाल आप लोग जल्दी से टाइप कीजिए ताकि हम उस पर कुछ अपना एक्सप्लेन कर सकें। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस अब यही कहेंगे कि अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 शब्द में, 2 लाइन में आप अपने पंचायत वासी को अगर कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं, बस 2 लाइन में। देखिए 2 लाइन में नहीं, हम इतना देर से बता रहे हैं तो ये पंचायत वासियों को यही बता रहे हैं।
कुछ मतलब अलग से जो उनके दिलों पर राज आप कर सके, ऐसा तो ये सब मुद्दा हो ही गया। कुछ जैसे कहा जाता है उपदेश, यानी कुछ जो समझ में आ नहीं नहीं, हम उपदेश क्या दे सकते हैं, हाँ इतना हमारा अभी ये अति नहीं है। हम भाई लोग के साथी हैं, हम भाई लोग के जो छोटे हैं उनको हम माने प्यार दुलार देंगे, और जो बड़े हैं उनको हम प्रणाम आशीर्वाद, उनसे हम आकांक्षा इच्छा रखते हैं कि वो हमें आशीर्वाद दें। और आप सभी से जो लोग लेट से भी जुड़े हैं जी, आप अगर जीतते हैं तो सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, हम आपको पहले बता के गए पवन बाबू कि हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा सुधार। पहली प्राथमिकता है शिक्षा सुधार। शिक्षा सुधार से ही लोग, हमारे पंचायत के लोग शिक्षित होंगे, जो लड़ने के लिए तैयार होंगे, जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार होंगे। और शिक्षित करना और लोगों को जागरूक करना। शिक्षित अगर बच्चा होता है तो बच्चा बचपन से ही ये सीखता है कि हमको क्या करना है, कैसे अच्छा होगा। शिक्षा ये नहीं है, नौकरी का ये साधन नहीं है, नौकरी के लिए सिर्फ शिक्षा नहीं है, ये हमको जीने का तरीका भी सिखाता है। शिक्षा जो है हमें जीने का तरीका भी सिखाता है। ये चलते हमारा पहली प्राथमिकता है, जो शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ लूट खसोट हो रही है, या हमारे यहाँ, धन्यवाद इम्तियाज आलम जी नदरपुर से आप भी जुड़े हैं, चलिए आपको नमस्कार। जो शिक्षा में हमारे यहाँ करप्शन होता है, जो विद्यालय में हमारे बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं, जो गरीब आदमी है वो मजबूरी में अपना बच्चा को अगर जुटता है पैसा तो किसी भी प्रकार से करके प्राइवेट विद्यालय में भेजता है, जिसको 1000 रुपया का महीना आता है एक बच्चा का। अब हम आपसे इस पर थोड़ा सा 5 मिनट समय लेंगे कि शिक्षा पर हम आपको बता दें कि हम अगर जीतते हैं तो करेंगे क्या। हम सबसे पहले यही करेंगे कि आप जितना हमारे बच्चे हमारे पंचायत के होंगे, हम उन सभी के अभिभावकों को ये प्रेरित करेंगे और शिक्षक के साथ भी बैठक करेंगे कि आप लोग सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को भेजिए, और जो 1000 रुपया या 500 रुपया आप प्राइवेट विद्यालय में अगर आप देते हैं फी के रूप में, आप घर पर ही अगर शिवा बाबू जैसे जो मैट्रिक इंटर करके नौजवान बेरोजगार पड़ा हुआ है, उनको घर का खर्च नहीं जुट रहा है, पढ़ाई का खर्च नहीं जुट रहा है, जिनके गार्जियन नहीं दे रहे हैं, वो अगर सुबह शाम अगर 2 घंटा ट्यूशन करवाते हैं तो हम समझते हैं कि 1000-2000 का महीना उनको बन जाएगा, अगर 2-4-10 बच्चा को करवाते हैं तो ये एक रोजगार भी इससे माने होता है, सृजन होता है, और हमारे बच्चे के शिक्षा में भी सुधार आएगा। और जब ये प्राइवेट जो शिक्षक पढ़ाएंगे बच्चे को, वो टास्क जो देंगे, वो जो सरकारी विद्यालय में मास्टर उनसे भी पूछेंगे, वो भी पढ़ाने लगेंगे। फिर हम सरकारी सभी तमाम पंचायत के शिक्षक गण से हम ये बैठक करके उनको हम ये इंतला करेंगे कि अगर आपके पास कोई प्रश्न आता है जो आपको नहीं समझ में आता है, काहे कि अगर आपका प्रैक्टिस छूटा हुआ है बनाने का, तो अगर नहीं समझ में आता है तो आप अपने बच्चे से पूछिए जाके कि ये बेटा बताओ इसको कि कैसे बनेगा, उससे आप सीख कर आइए। आप अपने बात को यहाँ पर से इस चीज़ को बताइए अगले दिन बच्चा को कि इस ढंग से बनेगा। वो अगर सीखता है तो आप भी सीखिएगा इस माध्यम से। और ये आधारभूत आपका सड़क, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र बहुत ही कमज़ोर है। ये हम आपकी बात को समझ रहे हैं पवन बाबू की हमारे स्थिति आप देख लीजिए, अगल बगल के पंचायत में लगभग पंचायत स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो चुका है और लगभग जगह माने उद्घाटन भी हो चुका है। हालांकि डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो ये पंचायत के मुखिया का उदासीनता है, और हमारे जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं उनका उदासीनता है कि वो आवाज़ नहीं उठाते हैं या नहीं उठा रहे हैं। अगर वो आवाज़ उठाते तो शायद आज हमारे यहाँ परिस्थिति ये रहती कि हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होती है, हमारे यहाँ भी होता ये सब सुविधा। हम ये लोग प्रयास करेंगे कि आप लोग अगर हमें मौका मिलता है तो ये सब हमारी पहली प्राथमिकता में आएगी, और आप लोग से फिर जुड़ेंगे, बार बार जुड़ेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, और आप लोगों का जो प्यार और सहयोग मिला उसके लिए धन्यवाद। सभी भाइयों को धन्यवाद जी। अब तक अभी आप लोगों ने हमारे पंचायत के उप मुखिया संजय कुमार यादव और सुनील कुमार से जो भी सुने हैं, शायद हमें उम्मीद है कि आप सब इनकी बात को समझ सकें, और इस वीडियो को जितना हो सके जितना शेयर करें। और अभी आज मैं इतना ही कहूँगा, और इसके बाद जो भी मेरा दिख रहे हैं लाइव उन सबसे मेरा प्रणाम। और हम अगले फिर कोई दिन निर्धारित करेंगे जिसमें हम लाइव आएंगे।
तो आगे फिर से सवाल रखेंगे। एक बात आखिर में, और अगर हमारी बातों से कहीं पर ठेस, कहीं पर दुख पहुंचा हो आप सभी में से किन्हीं को, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और हम चाहेंगे कि आप हमको क्षमा जरूर करेंगे और यही आपका प्यार, यही आपका आशीर्वाद हम समझेंगे। धन्यवाद।